वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की बात करें तो आज शानदार रिकवरी इसलिए क्योंकि सीज फायर अनाउंस हो चुका है 2 हफ्तों का और नेगोशिएशंस जो है वो अब शुरू होगी कल से और उसका क्लियरली इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स पे और ग्लोबल मार्केट्स पे देखने को मिल रहा है क्योंकि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के खुलने की भी बातचीत चल रही है और निफ्टी आज सुबह से ही 3.5% की बढ़त के साथ कामकाज करते हुए एक ही दम में हमने 24,000 का लेवल भी आज इंट्राडे में क्रॉस किया। इस समय 23,931 के लेवल्स पे कामकाज करते हुए सेंसेक्स में भी करीबन 3.6% का एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। 77,368 के आसपास का यहाँ पे स्तर देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी इज अप नियरली 5%। बहुत अच्छी रिकवरी हमको बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। 55,350 अगेन कॉन्कर्ड। फिन निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में लगभग 5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में 4% का इजाफा, यानी कि चौतरफा इस समय रिकवरी का माहौल बना हुआ है। और अगर हम सेक्टोरल इंडाइसेस में देखें तो ऑटो इंडेक्स में काफ़ी अच्छी एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। 7% का इजाफा निफ्टी ऑटो इंडेक्स में है। 26,047 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। तो आज की अहम बात है वो तो हम सबको मालूम है क्योंकि सीज फायर 2 हफ्ते का हो चुका है, लेकिन क्या ये जंग खत्म हो चुकी है, इस पे हम चर्चा करेंगे। आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का भी घोषणा हुई है जहां पे ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि उन्होंने ग्रोथ को लेके, इन्फ्लेशन को लेके कंसर्न्स ज़रूर जताए हैं। उन्होंने अपना स्टांस न्यूट्रल रखा है। उन्होंने कहा है कि लिक्विडिटी के अगर दिक्कत होती है तो वो अहम कदम उठाएंगे ज़रूर। हालांकि जो FY26 के जीडीपी के आंकड़े हैं उस पर सुधार देखने को मिल रहा है। 7.6% उसको कर दिया गया है, लेकिन जो Q1 और Q2 FY27 के आंकड़े हैं वहाँ पे हल्कापन देखने को मिल सकता है और FY27 के आंकड़ों में भी थोड़ी बहुत कटौती की गई है और FY27 के आंकड़ों में 6.8% की ग्रोथ अब आंकी जा रही है विज़ 6.9% अर्लियर। इन सब का इम्पैक्ट क्या हो सकता है क्योंकि कच्चे तेल के दामों में तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है। WTI क्रूड इज़ डाउन 15%, ब्रेंट इज अगेन डाउन 11 to 12%। गोल्ड में तेज़ी एक बार फिर देखने को मिल रही है। सिल्वर भी मजबूत कामकाज करते हुए, क्रिप्टोज में भी एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो ऑल द फाइनेंशियल एसेट्स आर डूइंग वेल क्योंकि जो जंग है, जो लड़ाई है वो 2 हफ्ते के लिए थम गई है। पर क्या ये परमानेंटली थमेगी, क्या इसका इम्पैक्ट होगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर अमरदेव सिंह, ही सीनियर VP रिसर्च एट एंजल वन, एंड मिस्टर निशित दोशी, ही इज फाउंडर विद्यासागर इन्वेस्टमेंट्स। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। माय फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू अमर सर। अमर सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। आज थोड़ी स्माइल दिख रही है सबके फेस पे क्योंकि बाउंस बैक है। 24,000 का लेवल हमने निफ्टी पे एक बार फिर से रिक्लेम किया है। आपका क्या मानना है, इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? क्या जहां थोड़ा बहुत अगर हल्का करना हो अपने आप को, थोड़ा निकलने का मौका है, या फिर आपको लगता है कि नहीं अब टिके रहना है? थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो देखिए, ये ज़रूर है कि जैसा करेक्शन हम लोगों ने मार्केट्स में देखा और उसके बाद एक मतलब ये मोर और लेस जो इम्पैक्ट है ऑफ द न्यूज़ फ्लो है कि ईरान और जी यूएस के बीच में, इजराइल के बीच में जो सीज फायर की जो बात हुई है 2 वीक्स की, तो कहीं ना कहीं उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और मार्केट्स में भी कहीं ना कहीं ये ज़रूर है क्योंकि आप ये देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों में जो डोनाल्ड ट्रंप है यूएस के प्रेसिडेंट, उनकी जो स्टेटमेंट्स भी आई थी, दे वर एक्सट्रीमली नेगेटिव। करेक्ट। उसके बावजूद भी मार्केट्स ने एक नया लो नहीं बनाया, तो वो कहीं ना कहीं क्लियरली ये दिखा रहा था कि देयर विल बी सम discussion, deliberation, and maybe some conclusion or some agreement will be reached. Today it is very early just because कि एक अच्छी रैली हुई है तो ये कहना कि agreement reach हो गई है, but I think ये सब काफी टफ negotiations है because ईरान का यदि आप हिस्ट्री उठा के देखें यूएस रिलेशंस में, ऑलमोस्ट मोर देन 40 years से they don't have good relations. तो कहीं ना कहीं उसको यदि कुछ इनको और गिव एंड टेक वो इनकी रहेगी अग्रीमेंट में, क्योंकि इजराइल का जो मेजर कंसर्न है वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। जी। तो उसको किस तरह से टैकल किया जाता है या उस पर क्या कुछ एग्रीमेंट बनता है, वो इम्पोर्टेंट रहेगा।
पर मैं ये जरूर मानता हूं कि मार्केट्स ने until unless we see something which is very negative या contrary to expectations, markets seem to have bottom out from a shorter term perspective. But yes, one one needs to be cautious because यदि मैं ट्रेंड की बात करूं, जी टेक्निकली यदि ट्रेंड देखूं तो अभी भी जो ट्रेंड है वो ओवरऑल नेगेटिव है. करेक्ट फ्रॉम अ इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म यदि मैं बोलूं तो कम्प्लीटली फ्लैट है. शॉर्ट टर्म में वी आर सीइंग सम पॉजिटिव मोमेंटम. तो मार्केट विल बी चॉपी. तो इसमें यू हैव टू बी मोर स्टॉक स्पेसिफिक रादर देन बी फिक्सेटेड ऑन द ओवरऑल बेंचमार्क इंडेक्स. निशीत, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. आपका नजरिया इस समय क्या बन रहा है? क्या क्या करेंगे आप इस बाजार में? सो डेफिनेटली मार्केट्स में एक चीयरफुल मूवमेंट है. जिस हिसाब से मार्केट्स में एक स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग मिला है, तो अभी भी एक रैली कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि ऑलमोस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट शॉर्ट पोजीशंस एफआईआईस की हमें मार्केट्स में देखने मिली थी. एंड देन ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट हमें देखने मिला. तो ये डेफिनेटली रैली थोड़ी अभी कंटिन्यू रह सकती है शॉर्ट टर्म में. तो अभी भी फिलहाल थोड़े पॉजिटिव मूवमेंट्स रह सकते हैं. तो ओवरऑल लेवल्स की बात करें तो निफ्टी में एक जो अभी इमीडिएट हर्डल बन के आ रहा है वो 24,000 का लेवल है. अगर 24,000 के लेवल के अबाव हम एक क्लोजिंग देते हैं तो डेफिनेटली और आने वाले दिनों में हमें एक रैली कंटिन्यू रहते हुए देखने मिल सकती है. बैंक निफ्टी में भी आज के दिन में अच्छी खासी 5% की रैली हमें देखने मिली. सबसे ज्यादा जो करेक्शन बैंक निफ्टी में देखने मिला था वो बैंकिंग स्टॉक्स में देखने मिला था. एंड उसी में ही रिकवरी भी अच्छी देखने मिल रही है. एंड जो पॉजिटिव फैक्टर इंडियन मार्केट्स के लिए वो क्रूड ऑयल है. क्रूड ऑयल जब तक $100 के नीचे है तब तक वो इंडियन मार्केट्स के लिए मैनेजेबल है. एंड उसकी वजह से ही एक रैली कंटिन्यू रह रही है. तो डेफिनेटली बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ पोजीशंस को मेंटेन रखना चाहिए अभी फिलहाल मार्केट्स में. अमर सर, आज अगर हम देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है. और अगर हम पिछले कुछ हफ्तों में देखें तो लार्जली मिड कैप ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ा ठहराव था, रेजिलियंस थी, जब बेंचमार्क्स जो है उनकी अच्छी खासी पिटाई हो रही थी. तो आज रिकवरी में एवरीबडी इज़ पार्टिसिपेटिंग. आपके लार्ज कैप्स भी है, आपके मिड कैप्स भी है, आपके स्मॉल कैप्स भी है. लेकिन सबसे जो स्ट्रॉन्ग है इस समय आपको क्या लग रहा है? तो देखिए, ओवरऑल यदि मैं देखूं तो कहीं ना कहीं जो अभी हुआ क्या है कि यदि आप देखेंगे स्टॉक्स उठा के तो मोर और लेस यदि मैं आपको निफ्टी 500 जो NSE 500 स्टॉक्स के बारे में बात करूं तो ऑलमोस्ट मोर देन 80-85% जो स्टॉक्स हैं दे वर इन नेगेटिव एंड सिग्निफिकेंट रिटर्न्स, नेगेटिव रिटर्न्स सिंस जनवरी टिल मार्च. तो और उसमें व्हाट वी वर सीइंग कि मिड कैप स्मॉल कैप वी हैव सीन करेक्शन ऑफ ऑलमोस्ट 30-40-50% एंड इवन in some cases even higher. Large cap may also have not been spared for the likes of if you look at Reliance Industries itself. तो Reliance में भी हम लोगों ने एक अच्छी खासी रैली फ्रॉम ऑलमोस्ट 1600 लेवल्स टू 1300 तक का देखा. तो अक्रॉस द बोर्ड देयर हैज बीन सेलिंग. तो इसमें क्या होता है कि व्हेन देयर इज ऑलरेडी अ करेक्शन ऑफ 30-40% और मे बी इवन 50% इन मेनी केसेस, we've seen in small caps and mid caps to a certain extent. तो कहीं ना कहीं बाउंस बैक 5%, 10% is likely to be there, but one should not be, I would say, very cheerful on that part. मैं तो ये मानता हूँ कि जो structure of the most of the stocks from a medium term perspective, that's very I will not say very negative, but it's not positive. इसका क्या मतलब हुआ कि हायर लेवल्स पे उनको सस्टेन करना इंपॉर्टेंट होगा. दूसरी बात जो है वो क्रूड ऑयल प्राइसेस में जैसे अभी काफी समय तक क्रूड ऑयल प्राइसेस भी जो है वो $100 के ऊपर रहे. उसके बाद रूपी जो है इज ट्रेडिंग एट रिकॉर्ड हाइज अभी. तो ये सब जो है कहीं ना कहीं इंडिया का जो ओवरऑल जो फिजिकल डेफिसिट है वो कहीं ना कहीं उस पर एक रहेगा. मतलब बट इट इज वेरी शॉर्ट टर्म. तो है क्या कि यदि ज्यादा समय नहीं रहता है, जैसे क्रूड ऑयल प्राइसेस फिर $100 के नीचे आ गया, तो बट आइडियली अर्लियर इट वाज अराउंड $70, $75, $80. नाउ इट हैज गॉन अप. तो वो एक पिंच तो जरूर रहेगा. और दूसरी बात है कि जो करेंसी में भी जो डिवैल्यूएशन हुआ है, मतलब जो डेप्रिसिएशन हुआ है, उसका भी एक इम्पैक्ट रहेगा. और प्लस जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड रहेंगे. तो मैं ये मानता हूँ कि you have to be slightly choosy and cautious in these sectors, and you have to be more stock specific जैसा मैंने कहा. और 5% bounce back और maybe 7-8% bounce back, still you will find कि जो portfolios है काफी वो रेड में रहेंगे काफी लोगों के. तो you have to understand कि जब तक इसकी कोई clear cut clarity नहीं आती है और जब तक इस पे कोई नहीं आता है, तो this is more of a bounce back which you can say.
निश्चित आज आरबीआई की पॉलिसी आई जिसमें ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने अपना स्टैंड न्यूट्रल रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि जीडीपी के आंकड़ों पे इन्फ्लेशन पे असर पड़ सकता है, जिसके लिए वो कॉशियसली मार्केट्स को इवैल्यूएट करते रहेंगे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ऑटो शेयरों में काफ़ी अच्छा एक माहौल बना। आज ऑटो इंडेक्स जो है निफ्टी का, वो करीबन 5 से 6% के इजाफे के साथ कामकाज कर रहा है। सो ऑटो स्पेस में बाउंस बैक में क्या करना चाहिए और कौन से स्टॉक सबको अच्छे लगते हैं? सो ऑटो स्पेस में से बात करें तो डेफिनेटली 2026 के स्टार्टिंग से ही ऑटो इंडेक्स में एक अच्छी खासी हमें रैली देखने मिली थी। एंड देन ये वॉर फ्रंट की वजह से थोड़ा बहुत माइल्ड करेक्शन देखने मिला। एंड सो अभी फिलहाल डेफिनेटली वापस एक रिकवरी हमें देखने मिली। अच्छा खासा बॉटम फॉर्मेशन ऑटो इंडेक्स में बन चुका है। लोअर लेवल्स के आसपास अराउंड 25,000 के आसपास लेवल्स के आसपास एक अच्छा खासा निफ्टी ऑटो इंडेक्स में एक बॉटम फॉर्मेशन कंसोलिडेशन भी हुआ है। सो डेफिनेटली यहाँ से एक रिकवरी कंटिन्यू रह सकती है। ओवरऑल अगर बात करें जो स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं, वो डेफिनेटली अशोक लेलैंड एक काउंटर है जो फोकस में रखना चाहिए। अशोक लेलैंड के काउंटर में अराउंड 140 के आसपास 150 के आसपास एक 15 ईयर ब्रेकआउट हमें देखने मिला था। वहां से ये काउंटर रैली करके 220 तक गया एंड देन एक पुल बैक हमने वापस से 150 के आसपास देखने मिला। सो डेफिनेटली अशोक लेलैंड में भी अभी भी अक्यूमुलेशन की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। इस हिसाब से मार्केट में सिचुएशन नॉर्मल होते दिखेंगे, वापस से हमें 200 के लेवल्स अशोक लेलैंड में देखने मिल सकते हैं। आज बॉन्ड यील्ड्स में भी गिरावट देखने को मिल रही पोस्ट द पॉलिसी, पर आज बैंकिंग स्पेस काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो अमर सर, मैं जानना चाहूँगी पहले तो आपकी बैंक निफ्टी पे इस समय क्या व्यू है, किन लेवल्स का हमें ध्यान रखना चाहिए? और आज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स दोनों ही निफ्टी के जो इंडाइसेस हैं उसमें 5 से 6% का इजाफा देखने को मिल रहा है। सो व्हाट डू यू लाइक इन बैंकिंग स्पेस एंड बैंक निफ्टी पे आपका व्यू क्या है? तो देखिए, यदि मैं बैंक निफ्टी के बारे में पहले बात करूं तो बैंक निफ्टी में एक हम लोगों ने पुल बैक जरूर देखा है फ्रॉम ऑलमोस्ट इफ आई सी ऑलमोस्ट 50,000 लेवल से इट्स करंटली अराउंड 55,000। तो वी सीन अ शार्प पुल बैक, तो ऑलमोस्ट 10% की तो रैली देखने को मिली है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि डिस्पाइट द नेगेटिव न्यूज मार्केट्स डिड नॉट करेक्ट। तो कहीं ना कहीं मार्केट्स में जरूर ये सेंस था कि मे बी समथिंग पॉजिटिव आउटकम विल हैपन, और वो हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। तो मैं ये मानता हूँ कि जो ये करंट लेवल है 55,500 56,000, ये एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस है फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव। तो यहाँ जाके थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। इसके ऊपर सस्टेन करता है, then we could expect it to rally by 1,000 points or so. Now talking about specific banks, यदि मैं specific banks के बारे में बात करूं तो मोर और लेस अभी बैंक्स में सब में हम लोगों ने एक पुल बैक तो देखा है। फेडरल बैंक इज अ गुड स्टॉक टू लुक एट, बिकॉज इसमें उतनी ज्यादा इसमें भी करेक्शन हुई बट उतनी डीप करेक्शन नहीं हुई। और ये एक स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म बाय करना चाहते हैं उनके लिए तो HDFC बैंक भी एक देख सकते हैं करंट लेवल्स में। इट्स क्वाइट मींस फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव it can be a good investment holding for a couple of years at the current levels. और इसके अलावा यदि मैं देखूं तो मोर और लेस सारे बैंक जैसे कोटक महिंद्रा बैंक है, दैट आल्सो हैज करेक्टेड सिग्निफिकेंटली। तो उसमें भी एक यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है फॉर एन अपसाइड ऑफ 8 to 10%। और मोर और लेस यदि मैं देखूं तो सारे बैंक्स में एक जो सेलिंग आई थी उसके बाद एक बाउंस बैक तो जरूर आया है, बट इम्पोर्टेंट है कि सस्टेन करना। तो ये 2-3 बैंक्स में देख सकते हैं जैसा मैंने कहा। करेक्ट। अगर हम आज देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में तो बंधन बैंक इज लीडिंग द इंडेक्स, 8% का इजाफा वहाँ पे है। इंडसइंड बैंक करीबन 6.5% ऊपर कामकाज करते हुए। एक्सिस बैंक में 6.5% का इजाफा है। IDFC फर्स्ट बैंक इज ऑल्सो अप नियरली 6.5%। ICICI बैंक 5%, HDFC बैंक 4.5%, कोटक बैंक में 3.5% का इजाफा है और फेडरल बैंक इज अप नियरली 3.5%। सो सब जगह एक हरा निशान देखने को मिल रहा है क्योंकि क्लियरली एक बाउंस बैक है। यूफोरिया तो नहीं कहेंगे बट थोड़ा रिलीफ, इसको हम रिलीफ रैली की तरह देख सकते हैं। एक बाउंस बैक है, सस्टेन करेगा या नहीं ये बड़ा सवाल है, जैसे कि अमर सर ने कहा। निश्चित एक और सेक्टर जहाँ पे एक अच्छा एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है वो है रियल एस्टेट सेक्टर पोस्ट द पॉलिसी। रियल एस्टेट सेक्टर में दबाव हमने पिछले वित्त वर्ष यानी कि FY 26 में भी देखा था। FY 2025 वॉज नॉट गुड एट ऑल फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर। अब थोड़ा बहुत बाउंस बैक और थोड़ा बहुत ट्रैक्शन इस समय देखने को मिल रहा है। तो रियल एस्टेट स्पेस में इस समय आपकी रणनीति क्या होगी? कुछ खरीदना चाहिए या फिर स्टे ऑन द साइड लाइन्स ओनली?
सो रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो डेफिनेटली लास्ट 1 ईयर से हमें एक थोड़ा करेक्शन देखने मिले ये इंडेक्सेस में एंड स्टॉक्स में भी अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने मिला बहुत सारे काउंटर्स में ऑलमोस्ट 50 to 70% का करेक्शन स्टॉक्स में देखने मिल चुका है तो डेफिनेटली यहाँ से लग रहा है कि ये वॉर की सिचुएशन अगर एंड होती है एंड कॉन्क्रीट रिजल्ट्स बनते हैं तो यहाँ से डाउनसाइड की रिस्क लिमिटेड है रियल एस्टेट स्टॉक्स में एंड अपसाइड की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है सो यहाँ से अगर बात करें तो रियलिटी इंडेक्स में बुलिश की व्यू रखना चाहिए ओवरऑल एक अच्छा खासा वैल्यूएशन फ्रंट पे भी हमें करेक्शन देखने मिल चुका है एंड रीजनेबल वैल्यूएशन पे अभी रियल एस्टेट स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं एंड जिस हिसाब से आरबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी कि अभी क्रेडिट ग्रोथ में भी इम्प्रूवमेंट देखने मिले थे तो डेफिनेटली ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर में बूस्ट देखने मिल सकता है इसमें से अगर स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो जो काउंटर्स थोड़े पॉजिटिव लग रहे हैं उसमें एक मीडियम टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए वो रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज एंड लोडा डेवलपर्स दोनों ही काउंटर में एक अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने मिल चुका है तो डेफिनेटली दोनों स्टॉक्स में गोदरेज प्रॉपर्टीज एंड लोडा डेवलपर्स दोनों में एक्युमुलेशन करने की स्ट्रेटेजी रहेगी मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से। चलिए कुछ लार्ज कैप्स की बात करते हैं और अमर सर से पूछते हैं। अमर